हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हानु क्लासेस में। और हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज शुरू की थी और एमसीक्यू सीरीज में हमने पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू किए थे सबसे पहले। और पॉलिटी के क्वेश्चंस को लेकर हम पहुंच गए हैं 193 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने कर लिए हैं, जो प्रियम्बल, नागरिकता, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी से रिलेटेड थे। ठीक है जी। और साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो हमने सभी आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं और हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कराए हैं उसके, ताकि आपका उसका इसी के साथ साथ रिवीजन भी हो जाए। ठीक है। अब हम चलते हैं लोकसभा राज्यसभा की ओर। ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, महान्यायवादी की ओर। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से ऐसे हैं जो आपके पेपर में आने की संभावना है। ठीक है जी। तो 194 क्वेश्चंस की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है जी। बताइए, निम्न में से किस लोकसभा में अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। ठीक है जी। तो ऐसी जो लोकसभा थी वो थी 13वीं लोकसभा। ठीक है जी। 2009 से लेकर ये जो लोकसभा है ये 1999 से लेकर जो 2004 तक जो चली थी 13वीं लोकसभा, उसी लोकसभा में अपना ये कार्यकाल जो है ये पूरा नहीं कर पाई थी। और समय से पहले ही लगभग 250 दिन और 253 दिन के आसपास थे जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने वाला था, और उससे पहले ही ये क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। ठीक है जी। तो इसमें पूछा हुआ है कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। तो 13वीं लोकसभा ऐसी थी जो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। ठीक है जी। हालांकि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। जब हम लोकसभा का पढ़ाते हैं तो लोकसभा के बारे में हमने इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया था। ठीक है जी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 195 क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले तो बात यह है कि इसमें यह पूछा हुआ है कि गलत कौन सा है। ठीक है जी। पहला बात करते हैं, अध्यक्ष पद ग्रहण करने के समय से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए। अध्यक्ष पद ग्रहण करने के समय से 6 माह के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में तो ऐसा नहीं कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बन जाता है या फिर उसको कोई कैबिनेट का कोई पद दे दिया जाता है तो उसके बारे में तो ऐसा कहा गया है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है। ये ऑप्शन तो गलत बैठता है। ठीक है। उसके अलावा जब तक वह सदन का सदस्य है तब तक अध्यक्ष रहता है, यह बात सही है। ठीक है जी। लोकसभा के भंग होने पर भी अपने पद पर बना रहता है। ठीक है जी। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो तब तक बने रहते हैं जब तक कि नई लोकसभा चुनकर ना आ जाए और नया अध्यक्ष ना बन जाए। ठीक है जी। तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। और अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है, ये बात भी सही है। तो उसने पूछा है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन ए जो है वो गलत बैठता है, जिसमें कहा गया है कि अध्यक्ष पद ग्रहण करने के समय से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष तभी बन सकता है जब वह सदन का सदस्य होता है, और यहां पर कहा गया है कि उसे 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बन जाना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत होता है। ठीक है जी। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा का अध्यक्ष वही बन सकता है जो सदन का सदस्य होता है, क्योंकि वह सदन के सदस्यों में से ही चुना जाता है। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राष्ट्रपति के पास निम्न में से किन पर कानून बनाने की पावर होती है, विनियम बनाने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति जितनी भी यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके प्रशासक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है जी। प्रशासक के रूप में वे स्वयं या किसी अपने प्रतिनिधि को वहां पर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि इसमें यूटीज कौन कौन से हैं। ठीक है। तो यूटीज इसमें दादर नागर हवेली है, दमन दीव है, गोवा इसमें यूटीज नहीं है तो इसको काट दीजिए, दमन हालांकि दमन द्वीप इसमें है, और पुडुचेरी है। ठीक है। तो इसका आंसर जो बैठता है फर्स्ट, सेकंड और 4 बैठता है, फर्स्ट, सेकंड और 4। और ये आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होता है, न कि राज्यों के लिए, क्योंकि राज्यों में अलग से सरकारें होती हैं जिनके लिए विधानमंडल का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बताइए भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन राज्य का प्रमुख होगा? राज्य का प्रमुख मतलब देश का प्रमुख कौन होगा? जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारत में राज्य का जो प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख, जब हम प्रमुख की बात करते हैं तो प्रमुख होता है राष्ट्रपति। लेकिन जब हम सरकार के प्रमुख की बात करते हैं तो सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री ही वास्तविक शक्तियों का निर्माता होता है, अर्थात वास्तविक शक्तियां जो है किसके हाथों में होती हैं? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के हाथों में होती हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वो नाम मात्र के प्रधान है, ऐसा भारत के संविधान जो है हमें ये बताता है। हालांकि राष्ट्रपति के पास बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जो वो बिना मंत्रिपरिषद की सहायता के भी कर सकते हैं। तो यहां पर जब हम राज्य के प्रमुख की बात करते हैं तो वो बैठते हैं राष्ट्रपति। ठीक है जी, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में दिया गया है। राष्ट्रपति के पद के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो बता दीजिएगा, आर्टिकल 52 जो है वो राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। और जब हम प्रमुख की बात करते हैं तो आर्टिकल 53 जो है वो ये बताता है कि राष्ट्रपति समस्त कार्यपालिका शक्ति के क्या होंगे? प्रधान होंगे। प्रधान। समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन के बारे में बताना है। ठीक है जी, तो जब हम शक्तियों के बारे में बताते हैं तो पहला ऑप्शन ये कहता है कि यह संसद की विधायी शक्ति से जुड़ा है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं तो संसद के आर्टिकल 123 के द्वारा है राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि यदि सदन सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, अध्यादेश को जो शक्तियां प्राप्त होती हैं वो किसी सदन के अधिनियम की तरह ही होती हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका उल्लेख 123 में किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही बैठते हैं। संसद के सत्र के दोबारा शुरू होने के 6 सप्ताह के बाद यह निष्प्रभावी हो जाता है। हमने जब आपको शायद हमने आपको अध्यादेश के बारे में तो नहीं बताया। अध्यादेश के बारे में यह कहा जाता है कि अध्यादेश के बारे में जो अधिकतम समय है, अधिकतम समय सीमा की जब हम बात करते हैं तो 6 माह प्लस 6 सप्ताह है। 6 माह प्लस 6 सप्ताह है, अर्थात जब दूसरा सदन शुरू होता है, दूसरा सत्र लगता है, सत्र दोबारा शुरू होता है तो दूसरे सत्र के 6 सप्ताह तक ही इसको क्या कहते हैं, लागू माना जाएगा। 6 सप्ताह के बाद जैसे ही अगला दिन होगा तो इसको समाप्त मान लिया जाता है। और इसीलिए अध्यादेश की जो अधिकतम सीमा है वो 6 माह प्लस 6 सप्ताह है। लेकिन आपके एग्जाम में 6 सप्ताह वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही रेयर केस में आता है। अगर उसमें आपसे पूछे कि अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा कितनी है और उसमें 6 माह प्लस 6 सप्ताह लगा है तो आप 6 माह प्लस 6 सप्ताह लगाइए। लेकिन अगर 6 माह प्लस 6 सप्ताह ऑप्शन में नहीं है तो आप 6 माह ही लगाइएगा। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापिस नहीं लिया जा सकता। कभी। देखो जी, मैं आपको बताता हूं कि जब कभी भी ऐसा एक्सट्रीम शब्द आपके एग्जाम में आए, क्वेश्चन आए कि कभी नहीं हो सकता है सभी के लिए, ठीक है, कोई नहीं, तो आप उसको एकदम से नेग्लेक्ट कर दीजिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति ने ही उसको जारी किया है और राष्ट्रपति उसको वापस ना ले पाए। तो जब हम आंसर की बात करते हैं कि कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन डी जो है वो आपका सही बैठता है कि इसके अनुसार जो है ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है। ठीक है जी, 198 का जो ऑप्शन बन जाएगा वो डी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? सबसे पहले तो लोक लेखा समिति की बात करते हैं। लोक लेखा समिति का गठन 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था। 1919 का जो चार्टर एक्ट था उसी के तहत किया गया था। 1919 के तहत 1921 में किया गया था। ठीक है जी, तो आपसे पूछेगा किस अधिनियम के तहत किया गया है तो आप बताएंगे 1919 का अधिनियम है। लेकिन आपसे पूछेगा तो कब किया गया है तो आप बताएंगे 1921 में इसका गठन कर दिया गया था।
ठीक है जी। चलते हैं सदस्यों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम बात करेंगे लोक लेखा समिति के सदस्य कितने होते हैं, तो टोटल जो हैं 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य हैं? 22। इस 22 सदस्यों में से 15 सदस्य जो हैं वो लोकसभा से हैं और 7 सदस्य जो हैं वो हैं राज्यसभा से। इसीलिए लोक लेखा समिति को संयुक्त संसदीय समिति भी कहा जाता है, संसदीय समिति कहा जाता है। ठीक है जी, बस इतना ही याद रखना है आपको। पूछा है कि लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है। लोक लेखा समिति का कार्य जो होता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना है। मेन काम इसका यही है। ठीक है जी, सरकार के दैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना ऐसा कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री को सुझाव देना ऐसा भी कुछ नहीं। प्रधानमंत्री को सुझाव देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। आदेश पारित करना, आदेश पारित करने का कार्य लोक लेखा समिति का नहीं है, राष्ट्रपति का कार्य है। ठीक है जी, कार्यपालिका का कार्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जी, अभी हमने इससे पहले ही इस क्वेश्चन के बारे में बात की थी कि भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है। ठीक है जी, किसका मुखिया है? तो भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का मुखिया होता है। ठीक है जी, तो अभी अभी हमने बात की थी कि जब आपसे पूछेगा कि सरकार जो देश का प्रमुख है वो कौन है, राष्ट्रपति होता है, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था लागू होती है जो हमने ब्रिटेन से अपनाई है। ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब देश का प्रमुख होगा वो एक भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो वो एक निर्वाचित व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए भारत में गणराज्य की व्यवस्था की गई है और वहां पर जो व्यवस्था है वो गणराज्य से अलग दिखाई देती है। ठीक है, जनतंत्र से अलग व्यवस्था जो है वो वहां पर दिखाई देती है। लेकिन जब हम बात करेंगे सरकार के प्रमुख की, तो सरकार का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी 2 मिनट पहले ही हमने किया था। बात करते हैं आर्टिकल 201 की, क्वेश्चन नंबर 201 की। ठीक है, 201 कहता है कि बताइए, साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने पर उसका समाधान किया जा सकता है। अगर किसी साधारण विधेयक पर कोई गतिरोध उत्पन्न हो गया है तो दोनों सदन किस तरीके का समाधान कर सकते हैं? राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है? जी नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है? नहीं। अगर किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो गया है तो आर्टिकल 108 यह कहता है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। समिति नहीं है यहां पर, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएंगे और ये बुलाई जाएगी आर्टिकल 108 के द्वारा। जो इसकी अध्यक्षता है, जो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी उसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो केवल 3 ही बार किया गया है। ठीक है जी, तीन बार किया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत भी किया गया है। ठीक है, आतंकवाद निवारण कानून के तहत भी किया गया था। ठीक है जी, एक और था, ठीक है जी, बैंकिंग अधिनियम के तहत। ठीक है, 3 बार अभी तक संयुक्त बैठक बुलाई गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये लास्ट टाइम यूपीपीसीएस के पेपर में भी आया था। ठीक है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बताइए, क्वेश्चन नंबर 202 क्या कहता है? ठीक है जी, क्वेश्चन 202 बताता है कि भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। भारत में संसदीय व्यवस्था जो है वो जो स्वरूप है वो क्यों है? संसद जनता द्वारा चुनी जाती है? जी नहीं। संसद संप्रभु है? नहीं, संसद तो संप्रभु है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार होता है। संसद के 2 सदन होते हैं, वो तो होते ही हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा ही है कि संसदीय स्वरूप होगा। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यही कॉन्सेप्ट है। ये संसदीय स्वरूप की जब हम बात करते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था ये कहती है कि जो कार्यपालिका है और विधायिका, चुनाव जो है वो विधायिका के लिए कराए जाते हैं। किसके लिए कराए जाते हैं? विधायिका के लिए। और विधायिका में से ही जो सरकार बनाता है वो कार्यपालिका कहलाता है। ठीक है जी, तो चुनने के बाद जो सरकार का निर्माण करता है वो कार्यपालिका के रूप में स्थापित हो जाता है। इसीलिए कार्यपालिका हमेशा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और ऐसा इसलिए भी है
क्योंकि जब तक विधायिका में बहुमत प्राप्त रहेगा, सदन को समर्थन मिलेगा, तभी तक ही कार्यपालिका कार्य कर पाती है। और अगर 5 साल तक सरकार बनी रहती है तो इसका मतलब 5 साल तक सरकार को बहुमत प्राप्त था। अगर इससे पहले बहुमत खो जाती है, इससे पहले सरकार गिर जाती है, तो इसका मतलब यह है कि बहुमत सरकार ने खो दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो याद रखिएगा। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है भारतीय संसदीय व्यवस्था में। ठीक है जी। चुनाव केवल कार्यपालिका विधायिका के लिए कराया जाता है, विधायिका के लिए नहीं कराया जाता। ठीक है, विधायिका के लिए कराया जाता है, कार्यपालिका के नहीं। कौन प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? धन विधेयक के बारे में मैं आपको बता दूं कि धन विधेयक जो है वो है आर्टिकल 110 में। किसमें दिया गया है? आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 110 का क्लोज 3 ये कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष के पास, किसके पास? लोकसभा के अध्यक्ष के पास यह अधिकार है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, ये तो किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करना है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय जो है किसके पास है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। आर्टिकल 110 के क्लोज 3 में यह बात कही गई है। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। अभी अभी हमने बात की थी कि आर्टिकल 108 जो है वो राष्ट्रपति अगर चाहें तो सदन की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं अगर साधारण विधेयक के मामले में गतिरोध उत्पन्न हो गया है। तो गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति जो होते हैं वो संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, और उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। साथ ही साथ याद रखिएगा कि जिस विधेयक पर हम बात कर रहे होते हैं उस समय जिस पर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हुई है उसे साधारण बहुमत से पारित कराया जाता है। साधारण बहुमत से विधेयक को पारित करना होता है। यह आपके पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो और साथ ही साथ कोई नया विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। जिस विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हुआ है उसी विधेयक पर बात की जाएगी, उसके अलावा किसी अन्य मुद्दे पर कोई बात नहीं होती है। ठीक है जी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, भारत में किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति प्राप्त है? ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र का कॉन्सेप्ट जो है आपको मैं बता दूं कि 5वीं अनुसूची में यह कॉन्सेप्ट दिया गया है। 5वीं अनुसूची में कहा गया है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण की बात कही गई है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि उन क्षेत्रों को, किस क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? जिनको जरूरत है एक्चुअल में। ठीक है जी, तो याद रखिएगा यह अधिकार केवल किसके पास है? राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति अगर चाहें तो किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, और ऐसा अनुसूची 5 कहती है। क्या कौन कहती है? अनुसूची 5। ठीक है जी, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए, प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध संबंधी विधि पारित की जा सकती है किसके द्वारा? अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी कोई कानून बनाया गया है तो कौन इसको लागू कर सकता है, पारित कर सकता है? ठीक है, मैं आपको बता दूं कि भारत में निवारक निरोध से संबंधित जो कानून है वो संवर्ती सूची का पार्ट है। संवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों को अधिकार होते हैं। तो यहां पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों लिखी गई होंगी। ठीक है जी, तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, तो याद रखना है बस इतना ही कॉन्सेप्ट। अगर आपके समझ में आ गया कि ये किस विषय मतलब किस अनुसूची का हिस्सा है, अगर ये पता है तो आप सीधा ही आंसर लगा सकते हैं। ठीक है जी, इतना ही इसमें देखना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? ठीक है जी, तो आर्टिकल 80 ये कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में
12 व्यक्ति, कितने पर्सन, 12 व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं, मनोनीत किए जा सकते हैं। लेकिन ये व्यक्ति के बारे में आपको बता दूं कि ये व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित होने चाहिए। ठीक है, अगर इन क्षेत्रों से कोई व्यक्ति है तो ऐसे 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जा सकता है, मनोनीत किया जा सकता है। तो सिंपल आंसर जो हो गया है वो हो गया है 12। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने पर राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सर्वप्रथम अध्यादेश बिना हस्ताक्षर के लौटा दिया था। यह कौन से विधेयक, अर्थात कौन से विधेयक से संबंधित था? जी हां, ये याद रखिएगा, ये उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनाव सुधारों से संबंधित था। किससे था? उच्चतम न्यायालय के द्वारा चुनाव सुधार जो दिए गए थे उसी से ये संबंधित था। ठीक है जी, बस इतना ही याद रख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, जहां तक मुझे याद है कि ये पीसीएस जे में शायद ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, बस इतना याद रख लीजिए कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाव दिए गए चुनाव सुधारों से संबंधित था। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने पर जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बिना हस्ताक्षर के ही इसको लौटा दिया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, हमारी संसद, ठीक है जी, हमारी संसद की जब हम बात करते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा के संकल्प के आधार पर पारित किया है। प्रौद्योगिकी अधिनियम के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है जी, महासभा ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। राष्ट्रपति की सलाह पर अधिनियमित किया है? जी नहीं, राष्ट्रपति ने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर अधिनियमित किया गया है? जी हां, यह बात सच है कि उच्चतम न्यायालय ने ही निर्देश दिया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 के बारे में क्या किया जाए, अधिनियमित पारित किया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही बैठता है कि प्रार्थना पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर ही हमारी संसद ने आईटी एक्ट 2000 बनाया था। ठीक है जी, ये बात आपको याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है? ठीक है जी, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल की हम बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं? निर्वाचक मंडल की। निर्वाचक मंडल, और निर्वाचक मंडल कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 54 में। निर्वाचक मंडल में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे? ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि लोकसभा और राज्यसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यहां पर केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। उसके अलावा सभी राज्य विधानसभाओं के, सभी राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य के निर्वाचित सदस्य, और उसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है जी, निर्वाचित सदस्य। तो ये व्यक्ति जो हैं ये यहां पर भाग लेते हैं। यहां पर कोई भी मनोनीत व्यक्ति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन ये कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, ये तो गलत हो जाता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये बिल्कुल सही बैठता है। तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, बिल्कुल, और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभाओं सहित सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी बिल्कुल सभी बैठता है। और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य नहीं, ये तो गलत बैठता है। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन 3 बिल्कुल क्या बैठता है? सटीक बैठता है। ठीक है जी, तो यहां पर निर्वाचक मंडल की जब हम बात करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भागीदार होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके निर्वाचित सदस्य। यहां पर सभी सदस्यों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर
3 जो है वो बिल्कुल सही बैठता है। ठीक है, तो याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है जी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ठीक है, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि जो कार्यपालिका है, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति। और यह बात हो रही है संसदीय शासन व्यवस्था की, जो भारत में अपनाई गई संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, तो कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और विधायिका भारत में जो है, जैसे हम विधायिका की बात करते हैं तो वो है लोकसभा, क्योंकि लोकसभा ही वो सदन है जो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। जनता का प्रतिनिधित्व सदन कहलाता है। ठीक है, तो जहां लोकसभा में जिस पार्टी को ज्यादा वोट प्राप्त होते हैं वही व्यक्ति क्या बनाता है? सरकार बनाता है। तो लोकसभा के प्रति ही क्या होते हैं? उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, और मंत्रिपरिषद की जो हम बात करते हैं वो है एक्चुअल में कार्यपालिका। ठीक है जी, क्योंकि यहीं से लोकसभा से ही पार्टी जो जीत कर क्या बनाती है? सरकार बनाती है, और वही सरकार मंत्रिपरिषद का निर्माण करती है। ठीक है जी, तो याद रखना है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आपको साथ साथ बता दूं कि जब मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी की बात करते हैं तो ये बात कही गई है आर्टिकल 75 के क्लोज 3 में ये बात कही गई है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 75 का क्लोज 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, लोकसभा के अध्यक्ष के दल बदल के आधार पर अयोग्य पर्सन का निर्धारण किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को अयोग्य अगर है तो उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? ठीक है जी, उपाध्यक्ष के द्वारा। उपाध्यक्ष के द्वारा तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। राज्यसभा के सभापति द्वारा। राज्यसभा के सभापति का तो कोई क्या कहते हैं कर्तव्य नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो एक्चुअल में होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, आर्टिकल 74 ये कहता है कि राज्यसभा के उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। और ये बात हो रही है लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा के अध्यक्ष के दल बदल के आधार पर। ठीक है जी, इसके बारे में बात हो रही है। तो लोकसभा भारत के राष्ट्रपति द्वारा भी ऐसा कोई नियम नहीं है, ये बात हो रही है केवल लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के दल बदल के आधार पर अयोग्यता का पर्सन का जो निर्धारण है वो केवल उसी सदन के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, लोकसभा के द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही लिया जा सकता है कि कोई व्यक्ति अयोग्य है या नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा और इसको स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन भाषाओं को घुमा फिरा कर पेपर में आते रहते हैं। ठीक है जी, तो अनुसूची ये तो पता ही है आपको, अनुसूची 10 में ये बात दल बदल जो है वो कौन से में दिया गया है? अनुसूची 10 में दिया गया है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दल बदल कानून जोड़ा गया था। ठीक है, इतना भी याद कर लीजिएगा। भारत की संसद में सम्मिलित है। ठीक है, जब हमने आपको संसद पढ़ाई थी तो संसद के बारे में मैंने आपको बताया था कि संसद शब्द अगर कहीं पर मिल जाए तो इसका मतलब होता है कि प्रेसिडेंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है जी, तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों सम्मिलित रूप से मिले होते हैं। और यह बात संसद के लिए आर्टिकल 79 में कही गई है। किस में कही गई है? आर्टिकल 79 जो है वो ये कहता है कि संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सटीक बैठता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आया हुआ है। ठीक है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा के रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बताइए, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पदभार को, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में
राष्ट्रपति के पदभार को कौन संभालता है? ठीक है जी, तो राष्ट्रपति का पदभार जो है, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति के स्थान पर कौन बैठेंगे? वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं, उपराष्ट्रपति। अब कह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश। ठीक है जी, अगर वो भी नहीं है तो न्यायाधीश है सभी, वर्तमान में 33 प्लस 1 न्यायाधीश है, मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके अलावा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है जी, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश का नंबर आएगा, किसका नंबर आएगा? वरिष्ठतम। ठीक है, तो 33 न्यायाधीशों में से कोई तो उपस्थित होगा ही, उसी का नंबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर पूछा है कि यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही आ जाएंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो वरिष्ठतम, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश का नंबर आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, सामान्यतः संसद के दो अधिवेशनों के मध्य अंतर इससे अधिक नहीं होना चाहिए कि दो अगर सत्र हुए हैं, ठीक है, दो अधिवेशन हुए हैं, तो दो अधिवेशनों में अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? ठीक है, ये बात ये कही गई है। ठीक है, जब हम सत्र की बात करते हैं, संसद के सत्र की, तो कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 3 सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है जी, पहला बुलाया जाता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, और तीसरा होता है शीत सत्र। इसको आप याद रख सकते हैं BMW से। ठीक है, बजट, मानसून और विंटर सेशन। ठीक है, बजट सत्र जो होता है वो होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक। ठीक है, जून और जुलाई का अवकाश होता है। ठीक है जी, यहां पर जून प्लस जुलाई कर लेते हैं। ठीक है जी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ जी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये जो है नवंबर, दिसंबर। शायद यहाँ पर नवंबर, अक्टूबर, नवंबर का तो अवकाश रहता है जी। ठीक है, अरे यहाँ पर 2 महीने लगा दिए ना, मैं यही तो सोच रहा हूँ कि 2 महीने कैसे अवकाश हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रैल, मई, जून का अवकाश होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है जी, और उसके बाद अक्टूबर का अवकाश होगा, और यहां पर नवंबर और दिसंबर का। ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि उसके बाद आएगा जनवरी। तो 3 महीने तो ऐसे हैं जहां पर सत्र का अवकाश है, जनवरी, अक्टूबर और जुलाई, ये हैं सत्र अवकाश। ठीक है जी, और सत्र का समय मैंने आपको बता ही दिया है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर और नवंबर, दिसंबर। ठीक है जी, इन 3 माहों में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि कितना अंतराल हो सकता है अधिकतम, ठीक है, तो अधिकतम अंतराल की बात करते हैं तो 6 माह। संसद के सत्र के बारे में कहा गया है कि अधिकतम 2 सदनों के बीच कितना समय हो सकता है? समय अंतराल 6 माह का समय अंतराल हो सकता है। अगर हम इस हिसाब से देखें तो एक वर्ष में जो अधिकतम सत्र बुलाए जा सकते हैं वो बुलाए जा सकते हैं 2। कितने बुलाए जा सकते हैं? 2। तो आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एक सत्र में, मतलब कि एक जो वित्तीय सत्र होता है, पूरा संसद सत्र होता है पूरा का पूरा, उसमें कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो एक वर्ष में कितने बुलाए जा सकते हैं? केवल 2 ही सत्र बुलाए जा सकते हैं अगर हम 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट को लागू करें। तो इसने पूछा है कि अधिकतम कितने माह का समय अंतराल हो सकता है? 6 माह का। ये मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? अभी कुछ देर पहले ही हमने बात की थी कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही सारे कार्य किए जाते हैं। प्रधानमंत्री, क्योंकि मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद कर लीजिएगा।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है। ठीक है, महान्यायवादी के बारे में कहा जाता है कि जब महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, ज्यादातर केसेस में जब सरकार बदलती है तभी राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल के बारे में निर्धारण नहीं है, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो हैं वो कार्य करते हैं। क्या करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। और महान्यायवादी के बारे में नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो याद रखना है कि नियुक्ति भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो कार्य करते हैं। ठीक है, जब चाहे राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। और ज्यादातर केसेस में जब सरकार बदलती है तो नए महान्यायवादी चुन लिए जाते हैं। ठीक है, अगर हम महान्यायवादी की बात करें तो शायद मुझे याद है कि प्रथम महान्यायवादी जो थे वो थे एम सीतलवाड़। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो शायद के वेणुगोपाल। ठीक है जी, आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएं तो नए वाले कौन से हैं वो जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है जी, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधी विवादों के समाधान पर निर्णय कौन लेता है? निर्णय दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये जो निर्णय है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही दिया जाता है। जितने भी चुनाव केंद्र के स्तर पर जो भी कोई विवाद होता है, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, लोकसभा के अध्यक्ष का हो, कोई भी ऐसा चुनाव जो केंद्र के स्तर पर हो रहा है, उससे संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसका निर्धारण जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाता है मतलब। ठीक है, आप आंख मूंद कर सर्वोच्च न्यायालय लगाइएगा। ठीक है, जब कभी भी देखिए जी, मैं आपको एक बार और बता दूं कि जब कभी केंद्र के स्तर पर कोई नियुक्ति की बात आए तो आप राष्ट्रपति याद रखिएगा। ठीक है जी, राज्य के स्तर पर कोई नियुक्ति की बात आए तो राज्यपाल याद रखिएगा। ठीक है जी, साथ ही साथ जैसे कि मैंने यहां पर कहा कि अगर विवाद से संबंधित कोई केंद्र के स्तर पर कोई ऐसी संस्था है जिसके चुनाव में कोई विवाद हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय याद रखिएगा। लेकिन अगर राज्य के स्तर पर कोई ऐसी संस्था है जिसमें विवाद हो रहा है चुनाव के मामले में, तो वहां पर आप राज्य उच्च न्यायालयों में जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया था कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ये पहले ऐसे शख्स हैं जो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, उसके बावजूद सदन की अध्यक्षता करते हैं, तो वो हैं केवल उपराष्ट्रपति। इसीलिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। कहां पेश किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। और राज्यसभा में भी ये प्रस्ताव जो है वो प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए। हालांकि 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य होता है। ठीक है जी, 14 दिन पहले नोटिस देना है, प्रभावी बहुमत से प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद जब ये राज्यसभा के बाद ये पहुंचता है लोकसभा में, तो लोकसभा में इसे साधारण बहुमत से पारित कराया जाता है। साधारण बहुमत से पारित कराना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और साधारण बहुमत से यदि ये पारित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को अपना पद जो होता है वो छोड़ना पड़ता है और नए व्यक्ति का चुनाव जो है वो 6 माह के अंदर कराना अनिवार्य होता है। ठीक है जी, तो बस इतना ही आपको याद रखना है। याद रखना है कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। इसी से आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? तो मैंने आपको राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे एक ट्रिक बताई थी जी। राष्ट्रपति से संबंधित पकानी, रीका, दुयोग, समअक्ष, भंग। ठीक है, 4 तरीके से राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। 4 तरीके से राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। 4 तरीके से राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, 4 तरीके से राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, 4 तरीके से राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, पकानी, रीका, दुयोग, समअक्ष, भंग। ठीक है,
पह का मतलब है आर्टिकल 52 जिसमें राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। ठीक है जी। आर्टिकल 52(3) राष्ट्रपति समस्त कार्यपालिका शक्ति के प्रधान होते हैं, अर्थात समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 54 निर्वाचक मंडल की बात करता है। ठीक है जी। 55 रीति की बात करता है, किस रीति से राष्ट्रपति चुने जाएंगे। आर्टिकल 56 जो है वो कार्यकाल की बात करता है, कितने कार्यकाल के लिए चुने जाएंगे। ठीक है। आर्टिकल 57 बताता है कि राष्ट्रपति को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। आर्टिकल 58 योग्यता की बात करता है, राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है। और आर्टिकल 59 बात करता है शर्तों की, कौन कौन सी शर्त होंगी राष्ट्रपति के पद होने के लिए, और इसी में शपथ भी बताई गई है। क्या बताई गई है? शपथ बताई गई है। और मैं से होता है महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 61 में बताई गई है। ठीक है। साथ ही साथ आकस्मिक परिस्थितियां भी दी गई हैं, लेकिन हम क्षमादान की परिस्थितियों की जो बात करते हैं, क्षमादान की शक्तियां आर्टिकल 72 में दी गई हैं। ठीक है। आर्टिकल 72। ठीक है। और भंग का अधिकार जो है आर्टिकल 85 में दिया गया है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये सब मैंने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को, अगर आपकी इच्छा हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, वैसे आपके विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है। लेकिन यहां पर पूछा है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, तो आर्टिकल 60 आपको ये कहता है कि राष्ट्रपति को जो शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। किसके द्वारा दिलाई जाएगी? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी कारण व्यस्त हैं, अर्थात वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को भेज सकते हैं। और किसी को क्या भेजेंगे? भेजते हैं वरिष्ठतम, उनके बाद जिसका भी जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा सर्वोच्च न्यायालय का, उसी को भेजते हैं और वो उनको शपथ दिलाने का कार्य करता है। ठीक है जी। तो बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 221 की। बताइए, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? ठीक है। एससी कैटेगरी के लिए कितने आरक्षण मतलब दिया गया है लोकसभा में? आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में 84 सीटें, कितनी सीटें जी? लोकसभा में 84 सीटों का प्रावधान किया गया है एससी कैटेगरी के लिए। ठीक है जी। याद रखिएगा, इसमें है 84, 84। ठीक है। तो याद रखना है कि 84 सीटों का प्रावधान जो है वो इसमें किया गया है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए, भारत में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, पकानी रेखा दुयोग। ठीक है। योग्यता के बारे में हम बात कर रहे थे। यहां पर है 52, 53, 54, 55, 56, 57 और योग्यताएं जो थी 58 में थी। इसी से एकदम से निकल जाएगा। आर्टिकल 58 जो है वो राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में बात करता है। 56 के बारे में मैंने आपको बताया था, कार्यकाल की बात करता है। ठीक है। 57 जो है वो दोबारा नियुक्ति की बात करता है। 58 मैंने आपको बता दिया है। और आर्टिकल 59 जो है वो करता है शर्तें। ठीक है जी, कौन कौन सी शर्तें राष्ट्रपति के लिए होंगी। ठीक है। इसी ट्रिक से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप ये ट्रिक जरूर याद रखेंगे। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 223 की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 223 ये कहता है कि बताइए, लोकसभा में पहली बार लोकपाल विधेयक प्रथम बार कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था 1968 में। ठीक है। हालांकि ये पारित नहीं हो पाया था। क्या नहीं हो पाया? पारित नहीं हो पाया, ये याद रखिएगा। तो ये लोकसभा में तो पारित हो गया था, लेकिन उसके बाद ये राज्यसभा में पारित नहीं हुआ था 1968 में। उस समय 1968 कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। ठीक है। ये कानून ऐसा है जिसमें सर्वोच्च स्तर पर बैठे पदाधिकारियों के खिलाफ भी जांच के आदेश जारी किए जा सकते हैं और उनके खिलाफ जांच
की जा सकती है। ठीक है, हालांकि लोकपाल तो अब बना दिया गया है, ठीक है, लेकिन वो किस तरीके से काम करता है ये एक प्रश्न चिन्ह वाली बात अभी भी रहेगी। ठीक है, बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपतियों का सही क्रम बताइए। ठीक है, राष्ट्रपतियों के सही क्रम की जब हम बात करते हैं तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 224 ये कहता है, देखो जी, हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं जी, एस राधाकृष्णन, ठीक है जी, फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, वी गिरी, ठीक है, इन सभी का नंबर आया था। और मैं आपको बता दूं कि आप राष्ट्रपति से संबंधित जो लिस्ट है वो जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति हो पहले तो राष्ट्रपति का याद कीजिएगा, प्रेसिडेंट, और उसके साथ साथ आप पीएम के नामों की लिस्ट भी याद कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर जब हम इस आधार पर देखते हैं तो पहला नंबर जो है वो आएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन का, उसके बाद आएंगे जाकिर हुसैन, उसके बाद आए हैं वी गिरी, और उसके बाद जो अंतिम नंबर है वो आएगा, नहीं जी, 3 4 2 1, हाँ ठीक है जी, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी 224 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो ये कहता है कि जाकिर हुसैन पहले नंबर पर एस राधाकृष्णन, दूसरे नंबर पर जाकिर हुसैन, उसके बाद वी गिरी और फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, लिस्ट जरूर याद कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि अगर याद हो जाए ट्रिक लगाकर कुछ भी। ठीक है, हमने अपने बच्चों को याद कराई थी। ठीक है, देखिए जी, अभी ये क्वेश्चन आ गया, जैसे मैंने अभी पीछे क्वेश्चन बताया था कि बताइए भारत के प्रथम महान न्यायवादी कौन है। ठीक है जी, न्यायवादी के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में कहा गया है। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि बताइए महान्यायवादी कौन होता है, तो भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कौन है, महान्यायवादी है। ठीक है, जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो हम लगाते हैं राष्ट्रपति। राज्य का प्रथम नागरिक कौन है, तो हम लगाते हैं राज्यपाल। ठीक है, उसी आधार पर जब आपसे पूछेगा कि भारत का प्रथम विधिक व्यक्ति कौन होता है, तो आप लगाएंगे महान्यायवादी। राज्य में प्रथम विधि व्यक्ति कौन होता है, तो आप लगाएंगे महाअधिवक्ता। ठीक है, जब हम प्रथम विधिक व्यक्ति की बात करते हैं, महान्यायवादी की बात करते हैं, तो ये है MC तलवाड़। इसकी नियुक्ति जो है वो की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। ठीक है, इनका जो कार्य है वो संघ की ओर से केस लड़ने का होता है। क्या होता है, संघ की ओर से केस लड़ने का होता है। अगर हम योग्यता की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो योग्यताएं होती हैं वही योग्यताएं महान्यायवादी के लिए बताई गई हैं। ठीक है जी, साथ ही साथ आपको जब हम बात कर रहे थे कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, मतलब महान्यायवादी कौन है, ठीक है, तो मुझे याद है कि एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। जी हाँ, ये चेंज हो गए हैं। ठीक है, अब आर वेंकटरमणी हैं जी। ठीक है जी, तो वर्तमान में कौन से हैं, केकू वेणुगोपाल की जगह पर अभी चेंज हो गए हैं, तो याद रखिएगा आर वेंकट रमणी। ठीक है जी, क्या है, आर वेंकट रमणी। ठीक है, पहले ये हुआ, इससे पहले ये थे। ठीक है, याद रखिएगा। महान्यायवादी के बारे में एक बात और याद रखिएगा, इन्हें किसी भी भारत के किसी भी विधानमंडल में, संसद में बोलने का अधिकार होता है। ठीक है जी, और सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालयों में केस लड़ने का अधिकार होता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता। किसी विधेयक पर भी कोई भी भाषण दे सकते हैं, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं है। ठीक है, इतना याद रखिए, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे बोलने का अधिकार होता है, प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो यहां पर जीवी मावलंकर साहब लिखे हुए हैं, जिनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है जी, गणेश वासुदेव। अगर हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है ओम बिरला जी। क्या नाम है, ओम बिरला। तो याद रखिएगा, ओम बिरला जी जो है लोकसभा में वर्तमान के अध्यक्ष हैं। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी हैं। ठीक है जी,
तो इनका बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए भारतीय संसद ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष पारित की थी? ठीक है जी, भारतीय संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी योजना किस वर्ष पारित की थी? तो याद रखिएगा 2005 में पारित की गई थी। ठीक है, और महात्मा गांधी, अब तो इसका नाम जो है नरेगा हो गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है जी, नरेगा कर दिया गया है। ठीक है, पहले इसमें 100 दिन का गारंटीड रोजगार दिया जाता था ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन अब जो है वो 200 दिन का गारंटीड रोजगार की योजना बना दी गई है। ठीक है जी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए भारतीय संसद ने बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया है? ठीक है, जब हम बात करते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो ये था 2009 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 2009 में। हालांकि अधिनियम जो है वो जो हमने बताया था, हमने आपको आर्टिकल 21A बताया था आपको एक, जिसको हमने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा था। निःशुल्क विधिक एवं निःशुल्क शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा देने की बात की थी, लेकिन हमने उसके लिए जो कानून बनाया है, जिसको हम राइट टू एजुकेशन एक्ट कहते हैं। ठीक है जी, राइट टू एजुकेशन का अधिकार जो है वो हमने दिया है 2009 में। ठीक है जी, तो राइट शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है अधिकार अधिनियम बनाया कब है? 2009 में। लेकिन आपसे पूछे कि लागू किया गया है कब, तो शायद 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और ये मौलिक अधिकार की कैटेगरी में आता है। ठीक है, बताइए राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कौन कार्य करते हैं? अभी अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, राज्यसभा का पदेन सभापति जो होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति जी। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 64 ये कहता है कि राज्यसभा के पदेन सभापति जो होंगे वो कौन होंगे? उपराष्ट्रपति। 64 याद रखिएगा, स्टार लगा के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ये तो सही है। राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, और निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा। जी हाँ, ये एक्चुअल में इन्होंने ये क्वेश्चन जो है इसकी एफिशिएंसी चेक करने के लिए दिया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा निर्वाचक गण। आर्टिकल 54 जो है राष्ट्रपति के लिए दिया गया है, जिसमें निर्वाचक मंडल की बात की गई है। ठीक है जी, किसकी बात कही गई है? निर्वाचक मंडल। आर्टिकल 54 तो ये पूछ रहा है किसके द्वारा चुना जाएगा, तो वो निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य भी उसमें शामिल होते हैं। तो यहां पर दोनों भी सटीक नहीं बैठते हैं, क्योंकि इसमें तीसरा सदस्य भी होना चाहिए था, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो निर्वाचक गण होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, हम मिलेंगे राष्ट्रपति से आगे के प्रावधानों के। ठीक है जी, तो मिलते हैं। जय हिंद।